हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आरपीएससी राजस्थान बोर्ड +2 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो आपके टोटल टॉपिक कितने 7 टॉपिक हैं। तो इसमें से आपका 80 नंबर का पेपर आता है। तो इसमें आपका पहला चैप्टर जो दिया हुआ है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। तो भारत का वैभवपूर्ण अतीत का अर्थ क्या हुआ, भारत का स्वर्णिम इतिहास। ठीक है। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, तो इसमें क्या है, भारत भूखंड एक पूर्ण भूगोलिक इकाई रहा है। तो यहाँ भूखंड भूखंड क्या है, धरती का टुकड़ा एक पूर्ण भूगोलिक इकाई रहा है। तो विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि समुद्र के उत्तर, ठीक है, एवं बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम क्या है, भारतवर्ष है। और समुद्र के उत्तर में क्या है, हिंद महासागर के उत्तर में हो गया। और बर्फीले प्रदेश के हिमालय के दक्षिण में दो जो प्रदेश हैं उसका नाम क्या है, भारतवर्ष है। भारतवर्ष है। एवं इसका अधिकांश भाग क्या है, उष्णकटिबंधीय वातावरण के क्षेत्र में आता है। इसका अधिकांश भाग कौन सा है, उष्णकटिबंधीय वातावरण के क्षेत्र में आता है। तो उष्णकटिबंधीय का अर्थ क्या हुआ, ज़्यादातर भाग गर्म है के क्षेत्र में आता है। उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है और हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियाँ सम्मिलित हैं। उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत क्षेत्र है और उसके में क्या सम्मिलित है, हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियाँ सम्मिलित हैं। ठीक है। ये पश्चिम के हिंदू कुश हो गया, ठीक है, सफ़ेद को हो गया, तुकेमान हो गया तथा केथर पर्वत श्रेणियाँ ने उत्तर से दक्षिण की विस्तृत होकर इसे पश्चिम क्षेत्र में से पृथक किया है। इसने क्या किया है, हिंदू कुश, सफ़ेद को, तुकेमान तथा केथर पर्वत श्रेणियों ने उत्तर से दक्षिण से विस्तृत होकर इसे पश्चिम क्षेत्र में से क्या किया है, पृथक किया है। ठीक है। तो अब उसके बाद है विस्तृत से किया है। ठीक है। फिर भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को मुख्य 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को मुख्य 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में कहा इसने, 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें पहला कौन सा है, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पहला कौन सा आ गया, साहित्यिक स्रोत हो गया, क्या ये साहित्यिक स्रोत। और दूसरा कौन सा है, पुरातात्विक पुरालेखनीय स्रोत। पहला कौन सा गया, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है पुरातात्विक और पुरालेखनीय स्रोत। तो अब आप में इसमें पहला क्वेश्चन बन जाता है भी, ये प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के में साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। अब इसमें 2 भागों में बांटा था, दोनों भागों को अलग अलग ऐसे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक व पुरालेखनीय स्रोत। अब इस पे आपका क्वेश्चन भी बन रहा है एक, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इसने क्या किया, साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में। धार्मिक साहित्य, देखो धार्मिक साहित्य हो गया, नंबर 2 पर धर्मेतर साहित्य, नंबर 3 पर कौन सा आ गया, क्षेत्रीय विदेशी साहित्य, नंबर 4 पर आ गया वंशावलियाँ। ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया है, धार्मिक साहित्य को क्या 2 भागों में बांट दिया। धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्रह्मोत्तर ग्रंथ। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्रह्मोत्तर ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ इसने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। पहला आ गया वैदिक साहित्य, नंबर 2 पर महाकाव्य, नंबर 3 पर आ गया पुराण, नंबर 4 पर हो गया था स्मृति ग्रंथ हो गए। ठीक है। कितने भागों में बांटा है, ब्राह्मण ग्रंथ को 4 भागों में बांटा है। ठीक है। उसके बाद ब्रह्मोत्तर ग्रंथ में आपको 2 भागों में बांटा है, बौद्ध साहित्य व जैन साहित्य। अब इसने धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा था, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्रह्मोत्तर ग्रंथ। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ को इसने 4 भागों में बांट दिया और ब्रह्मोत्तर ग्रंथ को इसने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। उसके बाद नेक्स्ट अपने चलते हैं धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में इसने कितने भागों में बांटा है, धर्मेतर साहित्य को इसने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 पर आ गया ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है।
नंबर 2 पे क्या है, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ या अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं भी कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ या अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं। नंबर 3 पर आता है जीवन चरित्र ग्रंथ या जीवन परक ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, दमयंती साहित्य को इसने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था, तीनों में आ गया। नंबर 1 पे क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, नंबर 2 पे विशुद्ध साहित्य ग्रंथ या अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं होगी। नंबर 3 पर है जीवन चरित्र ग्रंथ या जीवन परक ऐतिहासिक ग्रंथ। अब इन्होंने अलग अलग लेख और ग्रंथों के नाम दिए हैं। नंबर 1 पर जैसे बताती हूँ आपको, ऐतिहासिक ग्रंथ में जिसने दिया है अर्थशास्त्र में किसी लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। नंबर 2 पर नीति शास्त्र किसने लिखा था, कामनंदक ने। ठीक है, और नंबर 3 पर है राजतरंग ने किसने लिखा था, कलह ने। उसी प्रकार तीनों में अलग अलग ग्रंथों के नाम दिए हुए हैं। तो ये आपको विस्तार से सारे नाम याद करने हैं, क्योंकि ये ग्रंथ और लेखकों के नाम आपको लिख लिख के याद होंगे। तो इसमें भी आपको दिया है जैसे विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ में इसे कहते हैं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ रचनाएं। ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं इसमें दिए जैसे रासमाला किसने दिया है, सोमेश्वर ने दी है। ठीक है, जैसे अष्टरी किसने दिया है, पाणिनि ने दी है। ऐसे ही आपको ये जितने भी है दिए 8-10 जितने भी आपको सारी लिख लिख के याद करने हैं। तो ये लिख लिख के याद होंगे, ऐसे आपको याद नहीं होंगे। तो नंबर 3 पे देखो जीवन चरित्र ग्रंथ या जीवन परक ऐतिहासिक ग्रंथ में इसमें भी इसने जैसे 8-10 नाम आपको दिए सारे ग्रंथों के नाम, ये आपको याद करने होंगे। जैसे बुद्ध चरित्र किसने दिया है, अश्व घोष ने दिया है। नंबर 2 पर हर्ष चरित्र किसने दिया है, वान भट्ट ने दिया है। ठीक है, उसी प्रकार देखो आप नीचे दे दिया है कुमारपाल चरित्र किसने दिया है, जयसिंह ने दिया है। जैसे सब में अलग अलग तीनों पार्टों में बांट के अलग अलग इनको ग्रंथों के नाम दिए हैं। तो आपको ऊपर नीचे नहीं करने हैं, ये सारे लैंग्वेज ऐसे ही याद करने हैं, कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है, तो सारे आपको डिटेल से ऐसे ही याद करने हैं। ठीक है, अब अपना नंबर 3 पर आता है क्षेत्रीय व विदेशी साहित्य। तो क्षेत्रीय विदेशी साहित्य कौन से थे, इसको इसने क्या 2 भागों में बांटा है, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण। ठीक है, अब क्षेत्रीय साहित्य इसने क्या किया, क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र के लोगों द्वारा संबंधित हो गया। ठीक है, क्षेत्रीय साहित्य में क्या है, क्षेत्र के लोगों द्वारा संबंधित हो रहा है। विदेशी विवरण में क्या आ गया, विदेश के लोगों द्वारा। ठीक है, लिखित साहित्य है। अब उसके बाद इसमें इसको क्षेत्रीय साहित्य को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांट दिया, तेलुगु ग्रंथ और राजस्थानी ग्रंथ। तेलुगु ग्रंथ का मतलब है तेलुगु भाषा में लिखे गए। ठीक है, राजस्थानी ग्रंथ राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद विदेशी विवरण को इसने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, यूनानी साहित्य, चीनी विवरण और तिब्बती वृत्तांत। अब यूनानी साहित्य के इसने क्या किया, यूनानी साहित्य, चीनी विवरण और तिब्बती वृत्तांत। यूनानी साहित्य में यूनान के लोगों द्वारा ने लिखा था ये बात के बारे में। ठीक है, और चीनी विवरण में इसमें लिखा था चीन के लोगों द्वारा लिखा गया है, और तिब्बती वृत्तांत तिब्बत के लोगों द्वारा लिखित है। तो उसके बाद अपना फोर्थ आता है वंशावलियाँ। वंशावलियों में इसमें वंश के बारे में जानकारी देते हैं। वंशावली में क्या है, वंश के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसमें पहला अपना क्या था, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, क्षेत्रीय व विदेशी साहित्य और वंशावलियाँ। धार्मिक साहित्य में आपको था धर्म विशेष से संबंधित साहित्य हो गया। ठीक है, धार्मिक साहित्य में क्या था, धर्म विशेष से संबंधित साहित्य हो गए। और नंबर 2 पर धर्मेतर साहित्य है, इसमें इसके अंतर्गत प्राचीन काल में लिखी गई कथाएं, कविताएं, नाटक, जीवनियाँ आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, क्षेत्रीय व विदेशी साहित्य आपको बताई है, भारत के लोगों ने द्वारा लिखा गया। ठीक है, और इसमें विदेशी साहित्य विदेशों के लोगों द्वारा लिखा गया। ठीक है, उसके बाद वंशावलियाँ वंश के बारे में जानकारी देते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन दिया था पूरा, तो आपको ऐसे ये पूरा ना डायग्राम बना के अच्छे से, तो इसको नोटबुक में आपको नोट करना है। तो इसके पूरी मैंने अपने इंट्रोडक्शन के रूप में अभी आपको बताया है। आगे इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको पूरी बताऊंगी डिटेल में भी क्या क्या है। नंबर जिसमें जैसे धार्मिक साहित्य हो गया, धर्मेतर साहित्य, क्षेत्रीय विदेशी साहित्य, वंशावली, इसकी आगे डिटेल भी पूरी दी हुई है, वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।